हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आरआरबी जेई। एज यू नो दैट आरआरबी जेई का वैकेंसी काफी जल्द आने वाला है, तो आरआरबी जेई से रिलेटेड करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का होना काफी आवश्यक है। और आज के शानदार वीडियो में केवल एक ही वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं ऑल अबाउट आरआरबी जेई, यानी कि ए टू जेड में आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं पहले आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आरआरबी क्या होता है, देन प्रीवियस ईयर में जो पोस्ट और वैकेंसी हुआ है, किस किस ईयर में हुआ, उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आया था, कब कब एग्जाम हुआ है, यानी आपको टाइम कितना मिलता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहता है आरआरबी जेई बनने का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी और एज क्राइटेरिया भी, उसमें कितना रिलैक्सेशन मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो रहता है पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, टाइम कितना आपको मिलता है, क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सैलरी आप लोगों को कितना मिलता है, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है और बनता कितना सैलरी है, कितना आपको अलाउंसेस इसमें देखने को मिलता है, डीएचआरए वगैरह कितना मिलता है और किस किस आपके अलग अलग सिटी में ये वेरी करता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्रमोशन, यानी अगर आप जेई बनते हो रेलवे में तो जेई के बाद आपका प्रमोशन किस तरीके से होता है, किस किस पोस्ट में आप लोग का प्रमोशन हो सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पे मैं आपको पहले बता देता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो करेक्ट और ऑथेंटिक दिया जाएगा। इसको बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत लगा, बिकॉज करेक्ट इंफॉर्मेशन एक जगह पे प्लेटफॉर्म में मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए रेडी कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग का बहुत टाइम से ये आप बोल रहे थे कि सर जी आप आने वाले जेई के लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना दिए जिससे हम लोग को ए टू जेड पता चल जाएगा रेलवे जेई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर जी आखिर क्या होता है आरआरबी, वो मुझे बता दो। आरआरबी जेई जो बोलते हैं तो व्हाट द स्टैंड फॉर आरआरबी। तो आरआरबी बेसिकली होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लेती है और यही एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इसी के द्वारा हायरिंग कराया जाता है। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट रहता है वो एग्जाम देके अलग अलग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं इंडियन रेलवे में और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में बन जाते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं कि सर क्या आरआरबी केवल और केवल आरआरबी जेई का एग्जाम कराती है, नहीं डियर। मैं बात करता हूं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम करवाती है, इसके अलावा सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी का, सीएमए का यानी कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का, फिर बात करेंगे डीएमएस का, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, एनटीपीसी वेरी फेमस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एंड ग्रुप डी, इन सभी पोस्ट पे एग्जाम करवाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के थ्रू पे भी एग्जाम करवाया जाता है, कुछ आपका आईएएस के थ्रू भी एग्जाम करवाती है आरआरबी, राइट। चलिए अब इतना समझ गया, अब बात करते हैं हम लोग सर प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2015 में हुआ था आरआरबी जेई का एग्जाम, उसके बारे में। वैसे अगर मैं 2015 का बात करता हूं तो ना सिर्फ आरआरबी जेई का, इसमें आप लोग को सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी पोस्ट देखने को मिला था, वैकेंसी देखने को मिला था, है ना। अगर बात करते हैं लास्ट डेट आप लोग का था फॉर्म फिलअप करने का 27 जुलाई 2015। एग्जाम आप लोग को जो हुआ था पहला वो हुआ था आप लोग को 22 अगस्त में, एंड जो रिजल्ट आ गया था वो आप लोगों का था 12 फरवरी 2016 में, राइट। तो ये आप लोग का डेट कुछ है, आप इसमें देख सकते हो। मेनली आप लोग को 2019 में फोकस करना है, अभी मैं बस आपको बता देता हूं। अगर बात करते हैं, क्योंकि इस बार आप लोग को सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता दिया। तो इसमें पोस्ट मेरा था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ज्यादा था, लगभग 1200 के आसपास, एंड जेई का अगर बात करते तो 1000 के आसपास था। फिर बात करेंगे यहाँ पे कुछ आपका डीएमएस का भी था, है ना, कुछ आपका सीएमए का भी था और कुछ आपका सीडीएमएस का भी पोस्ट था, आप देख सकते हो। अगर डिस्कस करेंगे कि सर जी क्वालिफिकेशन मेरा क्या क्या लिया गया था जब मैं बात कर रहा हूं 2015 का, तो 2015 का अगर मैं बात करता हूं तो जूनियर इंजीनियर के लिए एंड डीएमएस के लिए आपसे मांगा गया 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात करते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, है ना, या फिर बात करते हैं चीफ डीएमएस का या फिर सीएमए का, तो इसके लिए अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपसे मांगा गया था 4 ईयर बैचलर डिग्री, यानी कि या तो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर पे स्केल का बात करा जाए आरआरबी में
तो जेई के लिए जो पे स्केल था वो आपको पता है 4200 ग्रेड पे रहता है, और आपको जो बेसिक स्टार्टिंग जो सैलरी मिलता है वो आपका 34,800 से स्टार्ट, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 9,300 से लेकर इतना तक जाता है ग्रेड पे। ठीक है, अगर बात करते हैं सीनियर सक्सेस इंजीनियर का, तो ये आपका 4600 ग्रेड पे में रहता है, और इसका पे स्केल आप देख सकते हो। नाउ ये तो हो गया सर जी ओल्ड यानी 2015 का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये कुछ फी वगैरह का बात है। अब बात करता हूँ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये सीनियर सक्सेस इंजीनियर का बात है और जेई का बात है, उस टाइम पे पैटर्न कैसा था ये भी जान लो। 2015 का अगर आप देखोगे ना, तो केवल और केवल 150 नंबर का हुआ था, और केवल एक ही सीबीटी हुआ था, जिसमें से 60 नंबर जो पूछा गया था, जिसमें आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन था, जीए का क्वेश्चन था और अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। ये तीनों मिला के 60 नंबर था, और 90 नंबर पूछा गया था टेक्निकल बैकग्राउंड से। लाइक अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल से 90, सिविल तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, सीएस तो सीएस, केमिकल तो केमिकल, जिससे रहेगा उससे 90, ये था। और 1/3 आप लोग का नेगेटिव भी देखने को मिला था। ना डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2019 का वैकेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 का जैसा ही आप लोग को ये भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर कोई चेंज आता है तो टाइम के साथ वो पता चल जाएगा और मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आपको भी फिलहाल ये देखना कि 2019 में किस तरह का एग्जाम पैटर्न था, कौन कितना सीबीटी में हुआ था और क्या डिटेल था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 13,748 पोस्ट पे वैकेंसी आया था। अगर डिस्कस करते हैं आरआरबी जे के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं, एक बारी वैकेंसी को इस बार अपडेट करा गया था। पहला बारी जो आया था वो 14,000 के आसपास वैकेंसी था, 14,033, लेकिन फिर से अपडेट करके उसको 13,487 के आसपास वैकेंसी कर दिया। जिसमें अगर जेई का बात करते हैं तो लगभग बात करा जाए 13,000 के आसपास था, 12,844 था। और अगर बात करा जाए जूनियर इंजीनियर में आईटी का आया था कुछ 29 के पास, क्योंकि अपडेटेड का मैं बात कर रहा हूं। एंड डीएमएस का बात करा जाए तो 227, एंड सीएमए का बात करा जाए तो 387 के आसपास आया था। ये कुल मिला के आपका आ जाता है 13,487 वैकेंसी देखने को मिला था। ये अपडेटेड वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है 13,787, जिसमें ये सभी का मैंने बात करा अपडेटेड करके। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर जी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था। अगर आपको जेई के लिए जाना है, जेई बनना, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा, लेकिन अगर आपने डिग्री भी कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, किसी भी अलग अलग ब्रांच से आप जिस ब्रांच में के लिए जाना चाहते हो उसमें आप लोग का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगर बात करते हैं डीएमएस का, तो इसमें मांगा गया था डिप्लोमा और डिग्री किसी भी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो आप सीएमएस के लिए जा सकते हो। अगर बात करते हैं जूनियर आईटी, तो इसमें आईटी या कंप्यूटर से मांगा गया था, या तो आप बीएससी किए हो, बीए किए हो, या बीटेक किए हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किए हो। और सीएमएस का बात करा जाए, सीएमए का बात करा जाए, तो इसमें डिग्री मांगा गया था साइंस फिजिक्स के साथ 55% होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं सर जी एज क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप एज क्राइटेरिया देखोगे तो मिनिमम जो आप लोग का एज होना चाहिए वो 18 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम एज का अगर बात करते हैं तो 33 ईयर होना चाहिए। डेट कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2020, मतलब 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, 2019। अब बोलेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फॉर्म अप्लाई, अब इसके बाद मैं बताता हूँ जो आपका आरआरबी जे अगर 2019 का बात करा जाए, तो देखो जो स्टार्ट ऑफ आरआरबी जे 2019 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हुआ था 2 जनवरी 2019 से, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ही आपका डेट जो आपका एज जो है वो फुलफिल होना चाहिए, यानी 18 से लेकर 33 के बीच में होना चाहिए। यानी कि अब जब भी आप लोग का आने वाला है वैकेंसी 2024 में, जिस दिन आप अप्लाई करोगे जो स्टार्टिंग डेट है उससे पहले एक दिन पहले आपका एज जो है वो फुलफिल होना चाहिए, राइट। अगर और अब यहाँ पे डिटेल पता करते हैं कि कब एग्जाम वगैरह हुआ था कब नहीं हुआ था। फाइनल सबमिशन हुआ था 7 फरवरी, यानी देख सकते हो 2 से लेकर 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी, मतलब आप देख सकते हो 1 मंथ के आसपास आपको टाइम मिला था, उससे भी थोड़ा कम मिला था। अब अगर एग्जाम का बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का एग्जाम वो हुआ था 22 मई से लेकर 2 जून तक, राइट। मई से लेकर जून तक लगभग आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करता हूं 10 दिन के आसपास आपका एग्जाम हुआ था। रिजल्ट कब आ गया था, आप देख सकते हो मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप लोग का रिजल्ट आ गया था, क्योंकि जून तक तो एग्जाम ही हुआ है। तो जून के आप देखोगे जुलाई केवल 1 महीना पूरा बीच में लिया, अगस्त में आप लोगों को एग्जाम दे दिया। और सेकंड सीबीटी का एग्जाम अगर आप देखोगे ध्यान से तो 28 अगस्त में आपका एग्जाम जो स्टार्ट हो गया था, चला था 1 सितंबर तक। तो आप क्या देख रहे हो कि पहला एग्जाम जो हुआ है वो मई जून को हुआ है, और सेकंड सीबीटी का जो एग्जाम हुआ है वो आपका अगस्त सितंबर में हुआ है। तो आपको बीच में टाइम कितना मिला, मई, जून, जुलाई आपको मिला, अगस्त मिला, है ना। मतलब कि आप देख सकते हो केवल 1 महीना, अगस्त का लास्ट, यानी बोल सकते हो कि 2 महीना आपको बीच में मिलता है केवल गैप। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम पहला सीबीटी कब हुआ है, फिलअप आपका हुआ जैन में, और एग्जाम कब हुआ, मई में, यानी कि जैन के बाद बात करेंगे, जनवरी के बाद फरवरी,
मार्च, अप्रैल, आपको 3 महीना मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद, और फर्स्ट सीबीटी के बाद 2 महीना मिलेगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि जैन से आप लोग का स्टार्ट हुआ है और एग्जाम सितंबर तक खत्म हो चुका है। समझ गए मेरी बात की नहीं? और रिजल्ट उसका आ गया था नवंबर में, यानी समझ सकते हो 1 साल पूरा टाइम लेता है। 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर के आसपास आप लोग का रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया था सीबीटी 2 का। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी 1 से ले जो सीबीटी 2 गए थे वो गए थे 15 गुना विद्यार्थी। अप्लीकेशन कितना मिला था वो मैं बता देता हूं, 30 लाख कैंडिडेट्स, 30 लाख कैंडिडेट यानी 30 लाख जो फॉर्म है वो आरआरबी को रिसीव हुआ था, जिसमें से 15 गुना बच्चे जो हैं वो जब सिलेक्ट हुए थे, कितना बच्चे सिलेक्ट हुए थे? 15 गुना बच्चे, क्योंकि वैकेंसी का 15 गुना लिया जाएगा। तो वैकेंसी का अगर बात करा जाए तो मैंने जस्ट अभी कहा था कि वैकेंसी आप लोग का कितना था फाइनल करके यहाँ पे 13,787 है ना, ये था। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 13,878, इसका अगर आप कर दो तो 15 गुना लगभग 2 लाख के आसपास आता है, 2,02,305 के आसपास आ जाता है। तो 2 लाख बच्चे, 2,02,000 बच्चे सेकंड सीबीटी के लिए गए थे और वहां से फिर केवल और केवल 13,887 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एज ए जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। अच्छा, यहाँ पे वही चीज को लिख दिया गया जो मैंने आपके बात करा। 4 स्टेज में आप लोग का एग्जाम होता है, फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी आपने जैसे मैंने बात करा, फिर इसके बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है, देन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, आप लोग का हेल्थ वगैरह का टेस्ट लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है, देन आप लोग का आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, अब बात करते हैं सर जी पैटर्न वगैरह क्या था। तो 2 सीबीटी 2 चरण में आप लोग का एग्जाम होता है। अगर मैं फर्स्ट चरण का बात करता हूँ, पहला चरण का बात करता हूँ, तो ये होता है और दोनों का दोनों ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है ना, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, राइट, ओके। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है इसको। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो 90 आपको मिनट मिलता है, यानी कि 1.5 घंटा टाइम मिलता है। 1.5 घंटा में आप लोग को प्योर आपका ये नॉन टेक्निकल रहता है, बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे आपको टेक्निकल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि पहले रहता है मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा कितना, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये रीजनिंग था है ना, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया था, तो इससे क्वेश्चन रहेगा आपका 15, यानी कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, और साइंस से रहेगा 30। ये सब मिला के आप देखोगे 100 आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, 100 मार्क्स का। अच्छा, कुल मिला के बात यहाँ पे आ जाता है कि सर टेक्निकल जो आपको है वो सेकंड सीबीटी में देखने को मिलेगा, सही है, लेकिन इसमें क्या मुझे नेगेटिव भी रहता है? बिल्कुल नेगेटिव रहता है। कितना नेगेटिव रहता है? 1/3 आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो है ना, तो एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपको काट लिया जाएगा, 0.33 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और सेकंड सीबीटी अगर आप फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई कर जाते हो तो सेकंड सीबीटी में 15 गुना बच्चे को बुलाया जाता है सेकंड सीबीटी में, है ना, जितने भी आपका वैकेंसी है उसके बेसिस पे। अब बात करते हैं सेकंड सीबीटी का पैटर्न क्या था। तो सेकंड सीबीटी का अगर एग्जाम पैटर्न आप देखोगे, इसमें आप लोग को मिलता है 120 मिनट, है ना, यानी आपको 2 घंटा यहाँ पे टाइम मिलता है। इससे पहले आपको कितना मिलता था? 1 घंटा एंड 30 मिनट टाइम यहाँ पे मिलता था। इसमें आप लोग को 2 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें अगर बात करा जाए तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यहाँ पे दोनों देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे 1 से लेकर 4 तक, तो ये आप लोग का कैसा है? मेरा नॉन टेक्निकल है ना, नॉन टेक है। और अगर आप देखोगे 5वां नंबर, तो ये आप लोग का क्या है? टेक्निकल है ना। टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें अगर आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आईटी से हो या सीएस से हो या किसी अदर ब्रांच से, ऑटोमोबाइल से हो, मैन्युफैक्चरिंग से, तो वहां से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बाकी बात करा जाए तो जनरल अवेयरनेस से 15, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, बेसिक कंप्यूटर से आपका रहेगा यहाँ पे 10 एंड इन्वायरमेंट से रहेगा आपको 10। कुल मिला के यहाँ देखो 10, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ से 100, यानी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। इसमें भी आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। दोनों ही एग्जाम में आप लोग को 1/3 का नेगेटिव देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ भी 1/3 का नेगेटिव देखने को मिलता है। अच्छा, दोनों ही एग्जाम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स का लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आगे पोस्ट के लिए बढ़ोगे। कितना होता है? यूआर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए हो जाता है 30 एंड एसटी के लिए 25। ये सीबीटी 1 सीबीटी दोनों के लिए होता है। कम से कम आपको इतना लाना ही पड़ेगा, 40% मार्क्स लाओगे तब जाके आप जो है वो आप सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 में जाओगे या सीबीटी 2 से फाइनल में जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर ले ही आते बच्चे। अगर ऐसा कम नंबर आया तो कम से कम इतना तो लाना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं लाते हो तो फिर मेरा जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा, लेकिन फिलअप नहीं करेगी, क्योंकि इतना लाना आवश्यक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं सर जी कैलकुलेटर का। तो फर्स्ट सीबीटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्निकल है। लेकिन हाँ, अगर आप सेकंड सीबीटी में जाते हो, यहाँ पे टेक्निकल आपका है, तो यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल कराया जाता है आपके कंप्यूटर मॉनिटर पे ही। तो स्क्रीन पे आप लोग को वर्चुअल कैलकुलेटर देखने को मिलेगा, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि वहां पे जाके आपको फर्स्ट टाइम जैसा ना लगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अब इतना जब हम लोग जान गए तो बात करते हैं पे स्केल के बारे में। अगर मैं पे स्केल का बात करता हूँ आरआरबी जेई का आफ्टर 7th पे कमीशन, तो ये आपका 2019 में भी लागू हो गया था। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपका जो पे स्केल है जेई का अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाता है आपका लेवल 6 में। नॉट ओनली जेई, जेई का बात करते हैं या फिर मैं बात करता हूँ डीएमएस का या सीएमए का, ये सब का सब जो है आपका लेवल 6 के पे स्केल में आ जाता है, जो कि इसका पेमेंट होता है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में होता है। और पे ग्रेड का बात करा जाए तो 4200 ग्रेड पे में होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 4600 ग्रेड पे में होता है, तो 4200 ग्रेड पे में आप लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये तो आप लोग को जो 35,400 मिलता है ये तो आप लोग का पे बैंड है ना, बेसिक पे है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे कई सारा अलाउंसेस भी देखने को मिलता है, जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस, होम रेंट अलाउंसेस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डीए, बहुत ही फेमस, और ये होता है आपका एचआर है। ये दोनों बड़ा बड़ा अलाउंसेस होता है। फिर बात करें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सिटी कंपल्सरी हो जाता है, रेलवे ड्यूटी हो जाता है, एजुकेशन हो जाता है, मेडिकल आ जाता है, एंड कुछ अदर स्पेशल अलाउंसेस भी होता है, फेस्टिवल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ पे एचआरए, ये कितना मिलता है, ये बड़ा होता है। अगर एचआरए का बात करते हैं डी स्टूडेंट, तो एचआरए अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एक्स सिटी में बिलोंग करते हो तो एक्स सिटी में आप लोग को 30% मिलता है एचआरए, मतलब जितना आपका बेसिक सैलरी है उसका 30%। ठीक है, याद रखना ये एचआरए बिफोर जब आपका 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ था, लेकिन 7th पे कमीशन लागू होने के बाद इसको घटा दिया गया, 24% कर दिया गया। अगर बात करेंगे वाई सिटी में जाते हो तो अब फिलहाल करंट का बात करते हैं तो 16%, और जेड का अगर आ जाते हो तो 8%। अब बोलेंगे सर ये एक्स वाई जेड सिटी होता क्या, और ये 24% किसका, ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे जो आप लोग को यहाँ पे है उसका यहाँ पे मिलता है 24, 16 या 8%। जैसे कि एक्स सिटी में कौन आ जाता है, जिसका पॉपुलेशन का अगर बात करते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लाख, अगर 50 लाख के बराबर या 50 लाख से ज्यादा है तो उसको हम लोग एक्स सिटी बोलते हैं। एक्स सिटी में कौन कौन आ जाता है, बेंगलोर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको 24% एचआरए मिलता है। लेकिन वाई सिटी क्या था, 5 लाख से लेकर 50 लाख का अगर पॉपुलेशन है, इसमें आपको देख सकते हो यहाँ सारे के सारे आप आराम से देख लेना, यहाँ पे केवल और केवल आपको मिलेगा 16% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, एचआरए में। और अगर बात करें जेड सिटी जिसमें 5 लाख से भी कम है, ये और रिमेनिंग सिटीज आ जाएगा आपका, जिसमें केवल आपको मिलेगा 8% एचआरए, तो ये भी डिपेंड मेरा करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करते हैं जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो तो मैं आपको बताया अभी क्या, अभी मैं आपको यहाँ पे बताया जो बेसिक पे बैंड है। लेकिन अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर का बात करता हूं तो इसमें बहुत सारी चीज ऐड हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताया ओनली बेसिक पे, बेसिक पे मैंने कितना बताया था कि भाई साहब ये अलग अलग देख सकते हो सैलरी स्ट्रक्चर है आरआरबी जेई का। तो अगर आप देखते हो तो बेसिक पे यहाँ पे लिखा गया है एक्स सिटी में कितना मिल जाता है, वाई सिटी में कितना मिल जाता है, जेड सिटी में कितना मिल जाता है। डीएनएस अलाउंसेस आप लोगों को मिलता है अगर आप एक्स सिटी में जाते हो 16,000 के आसपास, है ना, वाई सिटी में जाते हो एंड अलाउंसेस 125%, इसको जोड़ दिया गया है, जोड़ के यहाँ लिखा गया है। एंड अगर हाउस रेंट अलाउंसेस का बात करेंगे, एचआरए का बात करा जाए तो 4,000 मिलता है एक्स सिटी में, वाई सिटी में मिलता है 2700 एंड जेड सिटी में मिल जाता है 1,350। इन सबको, इसके अलावा कुछ अदर अलाउंसेस भी ऐड होता है। सैलरी इन हैंड जो मिलता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिडक्शन वगैरह भी होता है, और टोटल जो पे आउट आपको मिल जाता है वो मिल जाता है 36,000 एक्स सिटी में, वाई सिटी में बात करते हैं 35,000, और जेड सिटी में जाओगे तो 33,000, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो मिनिमम जो आपको सैलरी इन हैंड मिल जाता है वो आपका 55 से लेकर 60 तक चल जाता है। ये मैं आप लोग को स्पेशल एक लाऊंगा सैलरी के बारे में, उसमें बहुत अच्छी तरह से खोल के डिटेल वाइज में आपको बता दूंगा, आप उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना, याद रखना डीएनएस अलाउंस रहता है ये फिक्स रहता है, एचआरए वेरी करता है अलग अलग सिटी के बेसिस पे, ठीक है, समझ गए मेरी बात कि नहीं, चलिए ओके। और ये जो यहाँ पे 30, 20 और 10 दिया गया है ये मैं लिया हूँ 7th पे कमीशन से पहले का बात। अभी मैं थोड़ा यहाँ घटेगा क्योंकि अभी 24 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा। सैलरी वाले में प्रॉपर बता दूंगा, अभी आपको ओवरऑल बता दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, यानी करना क्या पड़ता है। जॉब प्रोफाइल अगर बात करते हैं हम लोग सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, मैकेनिकल का या आईटी का, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, सिविल इंजीनियर अगर आप बनते हो तो उसमें क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहता है मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का, रेलवे में जो भी आपका काम चलता है उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग वगैरह होता है इंक्लूडिंग द स्टाफ क्वार्टर, जो क्वार्टर में स्टाफ रहते हैं उनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखना, मेंटेनेंस का काम करना आपका काम है। इंक्रोचमेंट ऑफ रेलवे लैंड वाटर सप्लाई इन दीज बिल्डिंग्स, यानी कि इंक्रोचमेंट मतलब क्या होता है, एक अधिकार जो जमा लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अतिक्रमण, है ना, या फिर क्या कर लेते हैं कि रेलवे का जमीन को कोई हड़प लेते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना आप ही का काम रहता है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का बनता है। इसके अलावा पीरियडिकली आपको टाइम टाइम पे क्या करना है, जो अलग अलग टूल्स स्टोर है उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है।
ट्रैक मेंटेनेंस का आपको ध्यान में रखना है ना, ताकि अच्छी तरह से सेफ वे में और स्मूथली आपका बाइक आई मीन जो क्या मैं बोल रहा हूँ जो रेलवे ट्रैक में रेलवे जो हमेशा चलते रहे। ब्रिज वगैरह जो बनता है, वर्कशॉप वगैरह जो कंस्ट्रक्शन में चलता है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करा जाए मेकिंग द एस्टिमेट्स एंड ड्राइंग वर्क, जिस तरह का जो भी आपका ड्राइंग वर्क आ जाता है, प्लेटफॉर्म बनना है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। और कि जितने भी आपका रेलवे का एसेट वगैरह है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है रिपेयर वगैरह में, और शेड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपको ध्यान रखना है। ये हो गया किसका काम, सिविल का। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, तो मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इक्विपमेंट ओवर एट द ट्रैक, है ना। इसके अलावा बात कर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ ट्रेन, पावर सप्लाई, सेफ्टी सिस्टम, यानी कि रेलवे में जो एयर कंडीशनिंग सही ढंग से हो रहा है, यानी कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से होता है या नहीं, पावर सप्लाई सही से जा रहा नहीं, सेफ्टी वगैरह में कोई चूक ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और कई तरह का इक्विपमेंट जो ओवरहेड हो जाता है, लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक का रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे काम आपको देखना पड़ता है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग मेंटेनिंग द अवेलेबल इक्विपमेंट लाइक ओवरहेड सबस्टेंस इंक्लूडिंग द स्टाफ एंड रोलिंग स्टॉक, प्रोड्यूसिंग एंड सेफ गार्डिंग द मेल, ओके इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका यूनिट वगैरह, उन सबको आपको ध्यान में रखना है ताकि अच्छी तरह से स्मूथली आपका रन करते रहे। मैकेनिकल अगर आप जाते हो, मैकेनिकल जेई बन के, इसमें क्या क्या काम रहता है, लुक आफ्टर द कंडीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ गुड्स वैगन एंड पैसेंजर कोच, यानी कि आपको जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड है, ताकि सही तरह से बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा नहीं, प्रोडक्शन जहाँ पे हो जाता है, उन सब का ध्यान रखना है ना। डिफेक्ट फ्री रोल स्टॉक एंड डीजल, ये सब का ध्यान रखना है कि भाई जो भी पार्ट्स बन रहा, चाहे रेलवे का आपका जो आपका ये होता है इंजन होता है वो बन रहा है, या फिर उसका बोगी बनता है वहाँ पे, चक्का जहाँ पे बन जाता है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना, सही मटेरियल यूज किया जा रहा है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, वैगन वगैरह के बारे में, सब के बारे में आपको ध्यान रखना, कंपोनेंट किस तरह का क्वालिटी का है और किस तरह का क्वालिटी का नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन का बात करा जाए तो सभी तरह का आपका जो वर्क बजट है, रेवेन्यू है ना, इन सब का आपको रिव्यू करना पड़ता है अगर आप जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्टॉलेशन करना है अलग अलग स्टेशन का सिग्नल वगैरह के बारे में, उन सब का सिग्नल सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब का ध्यान रखना। आईटी में अगर जाते हो तो आईटी में आप लोग को आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट जो भी आपका लगा रहता है, जैसे मॉनिटर वगैरह रहता है और जितने तरह का आपका मशीन लगा रहता है, उन सब का आपको ध्यान में रखना है। कैरियर ग्रोथ का अगर बात करते हैं तो देखो आफ्टर सर्टन पीरियड, एक पीरियड के बाद क्या होता है कि आप लोग को आरआरबी जैसे प्रमोट होकर आप अदर हायर भी पोस्ट में जाते हो, है ना। समटाइम इसमें कुछ 4 से लेकर 5 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन कभी कभार इससे ज़्यादा भी लगता है, लेकिन हाँ 4-5 साल में आपका जो प्रमोशन है वो देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ आपका सैलरी वगैरह भी इंक्रीज करता है, एचआरए डीए वगैरह भी सब कुछ इंक्रीज करते हुए चला जाता है। अच्छा, अगर बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर मैं देखता हूं तो कौन कौन सा पोस्ट आपको देखने मिलता है। सबसे पहले आप अगर जेई में जाते हो तो जेई के बाद प्रमोशन होकर आप बनते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन से अगर आप प्रमोट होते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, इसके ऊपर जाते हो आप बनते हो डिविजनल इंजीनियर, और उसके ऊपर जब बनते हो सीनियर डिविजनल आपका इंजीनियर। अच्छा, नॉट ओनली प्रमोशन, आपको कई सारा डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, तो देख सकते हो मेनी ए टाइम्स कैंडिडेट माइट हैव टू टेक डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर प्रमोशन। आप प्रमोशन के लिए जैसे अभी एग्जाम हो रहा है ना, तो इस तरह कई सारा एग्जाम होता है, वेरियस तरह का एग्जाम होता है, जहां पे आप एग्जाम देके आप क्या कर सकते हो, अपने पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हो, सैलरी वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, प्रमोशन आप ले सकते हो। चलिए, तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा। लगभग में आप लोग को ए टू जेड में बता दिया हूं, चाहे सैलरी स्ट्रक्चर रहे, प्रमोशन हो गया, या फिर एग्जाम पैटर्न हो गया, प्रीवियस में जो पेपर हुआ कैसे कैसे पेपर हुआ, क्या क्या रहा है, नेगेटिव पर बात करा जाए या एज क्राइटेरिया का बात करा जाए, ए टू जेड आपको पता चल गया। फिर भी अगर मेरे से कोई चीज छूट गया है तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो ले आऊंगा। और सैलरी के बारे में पूरा का पूरा एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए मैं लाऊंगा। प्रमोशन से रिलेटेड मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा, रेलवे का लाइफ क्या होता है उसके बारे में मैं लाने वाला हूं। और मेरे से कनेक्टेड बहुत सारे ऐसे अभी स्टूडेंट है मेरे, या फिर आप बोल सकते हो मेरे कलीग है, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट में कार्यरत हैं, जेई में कार्यरत है, बहुत सारे हैं और बहुत ही क्लोज है। तो आप लोग को जितना भी लगेगा, जितना भी जो भी क्वेश्चन पूछना, ए टू जेड मतलब ए टू जेड, जैसा सिक लीव कैसे लेते हैं, लेटर कैसे लिखा जाता है रेलवे में, है ना, या फिर आप कुछ भी चीज़ अगर कहीं से मुझे ट्रांसफर कराना तो उसके लिए सर लेटर कैसे लिखेंगे, वो कितना टाइम लग जाता है, क्या प्रोसेस होता है, आप जो भी आपके मन में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लिख ले आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और अपने दोस्त तक जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेईई का या फिर आगे चलकर करने वाले हैं, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और साथ ही साथ आरआरबी जेईई का हम लोग का कोर्स भी चल रहा है, आप स्टडी यूटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ऐप का नाम है स्टडी
यूटी एजुकेशन। इसमें आपको कई सारा कंटेंट जो है देखने को मिल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।